वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। दिस इज प्रीति मैम हियर। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 बना रहे हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये चैप्टर लेंदी चैप्टर है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करूंगी। पहला जो बेटा आपका जो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का शुरू होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि दुनिया में कहीं भी अगर रिवॉल्यूशन सबसे पहले शुरू हुआ तो वो फ्रांस से ही हुआ है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ही पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए, इसमें जो चैप्टर शुरू होता है आपका, ये स्टार्टिंग में चैप्टर तो आपका शुरू होता है 1774 से, पर जो आपको इवेंट इसमें सबसे पहला दिया गया है ये आपका 14 जुलाई 1789 का एक इवेंट है कि क्या हो रहा था उस समय पर। तो ये सीन आपको दिखाया गया है कि फ्रांस में किस तरीके का सीन चल रहा था। ये एक मॉर्निंग है 14 जुलाई 1789 की पेरिस के अंदर, जहां पर के जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अलार्म्ड थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और कहीं से एक रूमर फैल गया कि द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, कि राजा ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया है कि वो शहर के अंदर जाए। और लोगों के अंदर ये फैल गया कि अब तो वो आने वाले हैं, आर्मी शहर के अंदर आने वाली है और हम लोगों को मार डालेगी, वो हमारे ऊपर फायर करेगी, गोलियां चला देगी। तो जो वहां के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया, एक साथ इकट्ठे हो गए और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उस समय पर, राजा की जितनी भी बिल्डिंग्स थी, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इससे पहले कि आर्मी हम तक पहुंचे, हम कुछ हथियार इकट्ठा कर लें कि हम उनसे लड़ाई कर सकें। ऐसा ही एक सीन है जिसके अंदर कि कुछ 100 पीपल्स का एक ग्रुप था जो कि मार्च करता हुआ शहर के अंदर एक जेल थी बेस्टिल, वहां पर पहुंच गया और उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया, ये सोचकर कि इस जेल के अंदर ढेर सारे जो हथियार होंगे वो हमें मिल जाएंगे। उन्होंने हमला किया, उस जेल को तोड़ दिया, वहां का जो कमांडर था उसको मार दिया और जितने उन्हें हथियार मिले वो ले लिए और जेल के अंदर जितने भी कैदी थे उन सबको रिहा कर दिया, है ना, उन सबको रिहा करवा दिया। और उसके बाद जो बेस्टिल के कमांडर को भी मार दिया और प्रिजनर्स को रिलीज करा दिया और वहां से वो लोग लेकर चले गए। इस केस के बाद जब वहां की बेस्टिल में ये हंगामा हुआ, उसके बाद पूरे पेरिस में, और यहाँ तक कि पेरिस ही नहीं, फ्रांस में पूरे शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में दंगे भड़क गए वहां पर फ्रांस में। तो ये एक सीन है कि किस तरीके से फ्रांस दंगों की आग में जल रहा था। अब देखिए, जो चैप्टर आपका शुरू होता है नेक्स्ट पेज से कि फ्रेंच सोसाइटी। सबसे पहले तो ये जान लो कि फ्रांस में उस समय की सोसाइटी कैसी थी। तो फ्रांस की सोसाइटी उस समय पे 3 हिस्सों में डिवाइड थी। सबसे पहले तुम्हारा आता था क्लर्गी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 स्टेट्स थी। फर्स्ट स्टेट होती थी क्लर्गी, जिसके अंदर के तुम्हारा राजा और राजा के जो मंत्री हुए, जो अमीर लोग हो गए, वो सारे उसके अंदर आते थे फर्स्ट स्टेट के अंदर। सेकेंड स्टेट के अंदर नोबिलिटी आता था। फर्स्ट स्टेट के अंदर तुम्हारा क्या आता था? क्लर्गी यानी राजा और चर्च। सेकेंड स्टेट के अंदर तुम्हारा आता था नोबिलिटी। नोबिलिटी अमीर लोग, बिजनेसमैन हो गए, पैसे वाले, या जो बहुत अमीर लोग हैं वहां के अमीर किसान, वो सारे लोग हो गए। और थर्ड आता था इसके अंदर पीजेंट्स। थर्ड स्टेट पीजेंट्स यानी वहां के किसान, पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए, जितने भी गरीब लोग थे वो सारे थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। अब फ्रांस सोसाइटी का सबसे बुरा क्या था कि जो पहली जो अमीर स्टेट्स थी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थी, उनको तो टैक्स देने से वंचित कर दिया गया था कि वो लोग टैक्स नहीं देंगे। टैक्स कौन देगा? सिर्फ थर्ड स्टेट, जो सबसे गरीब लोगों की स्टेट थी, वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करती थी और उसको कोई भी प्रिविलेज वहां पर नहीं मिलता था। प्रिविलेज क्या होता है? वरीयता। जैसे प्रिविलेज दिया जाता है कि भाई ये राजा का बेटा है, इसको राजा ही बनना है और इसको बहुत सारी चीजों में पहले प्रिविलेज मिलेगा, इसको सारी अच्छी चीजें दी जाएंगी। तो इस तरीके का प्रिविलेज फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो दिया जाता था, जो कि कोई टैक्स पे नहीं करते थे। जबकि जो थर्ड स्टेट थी, जो पूरा टैक्स पे कर रही थी, उसको कोई प्रिविलेज नहीं था, उसे सारे टैक्सेस पे करने होते थे और उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन फ्रांस के अंदर थी। और जबकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो कम थे नंबर में, और वहां की फ्रांस की 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में आती थी। सबसे जो थर्ड स्टेट, गरीब लोगों की स्टेट, जो टैक्स भी पे करती थी। तो क्या हो गया? सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी? 3 स्टेट्स में सोसाइटी डिवाइड थी। पहली हो गई तुम्हारी क्लर्की, जिसके अंदर राजा और चर्च आ गए। सेकेंड तुम्हारा नोबिलिटी हो गए, जिसके अंदर राजा के मंत्री, वजीर और सारे अमीर लोग आ गए। और थर्ड स्टेट तुम्हारी पीजेंट्स, आर्टिसंस और दूसरे गरीब लोग जो टैक्स पे किया करते थे। अब ऐसे में ही जो वहां का राजा था, लुइस 16 था,
1774 में लुई 16 वहां का राजा था, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी से था। बॉर्बन डायनेस्टी क्या होता है? ये खानदान, जैसे राजा के खानदान होते हैं, तो बॉर्बन डायनेस्टी का किंग था। और उसे कहा जाता है कि जब वो राजा बना तो उसे कांटों का ताज पहनाया गया, कि लुई 16 जब राजा बना तो उसे कांटों का ताज मिला। क्यों कहा गया इस तरीके से? क्योंकि जब लुई 16 राजा बना तो उससे पहले जो उसके पिता थे वो बहुत ही ज्यादा खर्चीले होने की वजह से पूरा जो वहां का ट्रेजरी था, जितना पैसा था राज्य का, खत्म कर चुके थे, और उसको राजा बनने के साथ ही ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। किस तरीके से पैसा खर्च किया उसके पिता ने? एक तो वो बहुत ज्यादा खर्च करते थे कोर्ट को लगाने में, कोर्ट का जो उनकी सभाएं हुआ करती थी उनमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते थे। और फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी। अमेरिकन जो कंट्रीज थी, अमेरिकन कंट्री के अंदर जितनी भी कॉलोनी थी, ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था, तो ब्रिटेन से अमेरिका को बचाने के लिए फ्रांस ने उसको सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा पैसा और बहुत सारा आर्मी भी वहां पर खर्च हो गया था। तो सारा पैसा उसका या तो वॉर में चला गया या फिर एक्स्ट्रावेगेंट खर्चों में उसका जो फालतू के खर्चे थे उनके अंदर उन्होंने कोर्ट वोट लगाने में पैसा सारा खर्च कर दिया। अब जब लुई 16 बना राजा तो उसको पैसे की जरूरत थी, तो उसने टैक्स बढ़ाने की सोची कि कैसे करा जाए, पैसा कैसे इकट्ठा हो खजाने में, ट्रेजर कैसे बढ़ा हमारा, तो लोगों पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। तो टैक्स कौन पे करेगा? थर्ड स्टेट पे करेगी। अब फ्रांस के अंदर ऐसा नहीं था कि राजा की मर्जी आई और राजा ने सीधा टैक्स बढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता था। वहां पर क्या होता था, अगर राजा चाहता है टैक्स बढ़ाना तो उसे सबसे पहले जनरल असेंबली बुलानी पड़ेगी, लोगों की एक सभा, जैसे पार्लियामेंट होता है उस तरीके की एक सभा बुलानी पड़ेगी, जिसके अंदर तीनों स्टेट के लोग आएंगे, तीनों स्टेट के लोग आएंगे, और फिर वोटिंग होगी। और अगर राजा के फेवर में वोटिंग होती है तो उसका फैसला मान लिया जाएगा, और अगर उसके अगेंस्ट होती है तो उसका फैसला नहीं माना जाएगा। अब देखो इसमें भी क्या था कि 3 स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट वहां पर आई सभा के लिए। कोर्ट में राजा ने बुलाया सबको मीटिंग के लिए, जनरल असेंबली जिसको कहा गया। और वहां पे वोटिंग का क्या सिस्टम था कि 3 स्टेट है तो तीनों स्टेट का एक एक वोट होगा। एक वोट पूरे फर्स्ट स्टेट के लोग जितने भी वो एक वोट डालेंगे, सेकंड स्टेट के जितने लोग हैं वो एक वोट डालेंगे, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो एक वोट डालेंगे। तो हमेशा क्या होता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो साथ में रहते थे, तो उन्होंने वोट डाला तो हमेशा उन्हीं का फैसला मान लिया जाता था, और थर्ड स्टेट अकेली रह जाती थी। क्यों? क्योंकि वो तो अकेली है, उसी को टैक्स पे करना है। तो अब टैक्स पे करना उन दोनों स्टेट को, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो पे नहीं करना है, तो वो तो राजा के फेवर में वोट डालेंगे। और थर्ड स्टेट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जितने लोग हैं हम सब वोट डालेंगे, 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, जिसको कि राजा ने मना कर दिया कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, और वोट तो वैसे ही डलेंगे। जिसके लिए क्या हुआ उसका कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने मना कर दिया जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करने से, कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और वो जनरल असेंबली को छोड़कर चले गए। एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पर वो सभी लोग इकट्ठा हो गए, और उन्होंने कहा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसी के बाद हम यहाँ से जाएंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपनी इस असेंबली को नाम दिया नेशनल असेंबली। जो थर्ड स्टेट ने जो इंडोर कोर्ट के अंदर, इंडोर एक टेनिस कोर्ट के अंदर जहाँ इकट्ठा होकर उन्होंने बनाना शुरू किया, उसको नाम क्या दिया? नेशनल असेंबली। कि नेशनल असेंबली बनेगी और हम स्ट्रगल करेंगे, अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बेटा आज इस वीडियो के लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का चैप्टर इसी में जो इसके आगे क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर रीड करना वीडियो के साथ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।